नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज बंगाल में चल रहे शब्द युद्ध का नया राउंड आपको दिखाएंगे। हुगली में 22 फरवरी को पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर वार किए थे। आज ममता बनर्जी ने चुन चुन कर जवाब दिए। ममता की मोदी रोको डिक्शनरी में कई शब्द थे, जैसे दानव बंधु, डुगडुगी, मोदी बंगाल शासन, कॉर्बेना, दंगाबाज, कैट मनी और रैट मनी। दीदी वर्सेस मोदी वाली इस लड़ाई को डिकोड करेंगे। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से पोस्ट हुई राहुल गांधी की ये तस्वीरें उनकी राजनीतिक परिस्थितियों पर कटाक्ष भी कर रही हैं। आजकल राहुल गांधी के जाल में वोट और तारीफ नहीं, बल्कि मुसीबतों की मछलियां फंस रही हैं। राहुल ने कहा कि वो उत्तर भारत के सांसद थे और वहां उन्हें एक खास तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। ऐसे में केरल उनके लिए ताजगी भरा था, क्योंकि यहाँ के लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं और मुद्दों को विस्तार से जानते हैं। इस बयान को लेकर बीजेपी ने राहुल पर चारों दिशाओं से अटैक कर दिया और वो कांग्रेस के अंदर भी घिर गए। इसका विश्लेषण करेंगे। आपको दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के नमो फैक्टर के बारे में भी बताएंगे। मोटेरा स्टेडियम का नया नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इस स्टेडियम की सुख सुविधाओं और खासियतों के साथ साथ इसके नाम पर हो रही राजनीति का विश्लेषण करेंगे। अक्सर कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है। अगर भारतीय राजनीति के संदर्भ में देखा जाए तो नाम में बहुत कुछ रखा है। आज आपको भारत की नामकरण पॉलिटिक्स का पूरा रिवीजन करवाएंगे और आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन पर बड़ा फैसला हुआ है। 1 मार्च से सरकारी केंद्रों पर 45 साल से ज्यादा उम्र के बीमार लोगों और 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में टीका लगेगा। आपको बता दें कि देश में 10 करोड़ 40 लाख लोगों को की उम्र 60 साल से ऊपर है और भारत में 1 करोड़ 19 लाख डोज लोगों को लग चुकी है। दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट पर है। अब 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल और पंजाब, इन राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों को 72 घंटे तक पुरानी नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने पर ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। यह आदेश फ्लाइट, ट्रेन और बस से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर 27 फरवरी से 15 मार्च तक लागू रहेगी। लेकिन सबसे पहले बात बंगाल की, क्योंकि बंगाल की चुनावी आग और धधक चुकी है। ममता बनर्जी बहुत गुस्से में है। उनका गुस्सा आज हुगली में साफ दिख रहा था। उन्होंने बीजेपी के हमलों का चुन चुन कर जवाब दिया। पीएम ने 2 दिन पहले टीएमसी को तोलाबाजों की पार्टी कहा था। आज ममता बनर्जी ने तोलाबाज शब्द का जवाब दंगाबाज से दिया। पीएम ने बंगाल में सिंडिकेट राज की बात की थी, कट मनी, कट कल्चर की बात की थी। ममता बनर्जी ने इसके जवाब में कैट मनी और रैट मनी जैसे शब्द निकाले। पीएम ने कहा कि मां माटी मानुष की बातें करने वाले अब विकास के सामने दीवार बन गए हैं। ममता बनर्जी ने आज हुगली में पूछ लिया कि प्रधानमंत्री ने बंगाल को क्या दिया, सिर्फ डुगडुगी दी। पीएम ने बंगाल में तुष्टीकरण, वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात की थी। ममता बनर्जी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल था। उन्होंने दानव बंधु, चिल्लर रावण, दानव, न जाने कैसे कैसे शब्द कहे। ये बंगाल की सबसे बड़ी टक्कर है, जिसका पहला राउंड ही पूरा हुआ है। दीदी वर्सेस मोदी का फर्स्ट राउंड कैसा रहा, ये हम आपको बताते हैं। খেলা তো হবেই রে, খেলা তো হবেই এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন, জানবেন এদেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। অন্য পার্টিকে তোলাবাজ বলবেন আর আপনার পার্টি কি ওয়াশিং মেশিন যে কালো যাবে আর সাদা হয়ে ঘুরে চলে আসবে? চোর কি মাই জোরসে বলে, তাই বলে যায় নরেন্দ্র মোদীজি আর আপনার দানব বন্ধুজি এবং সাথে যারা আছে খুচরো খাচরা, বড্ড বেশি কথা বলছেন। আর একটু বলে যান, 2 মাস একটু সহ্য করতে হবে, তারপরে দেখবো কার কত জোর। জয় বাংলা। दीदी ने हुगली के उसी मैदान से बीजेपी को चैलेंज किया, जिस मैदान पर 2 दिन पहले पीएम मोदी गरजे थे और टीएमसी के तोलाबाजों की बात की। सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है। এদের মুখে বড় বড় কথা শুনে পোষায় না। কথায় কথায় উনি বলেন তৃণমূল কংগ্রেস সব তোলাবাজ, তৃণমূল কংগ্রেস তোলাবাজ। আর আপনি কি? আপনি তো সবচেয়ে বড় দাঙ্গাবাজ, ধান্দাবাজ, তোলাবাজ। তোলা তো তাকে বলে যে 5 টাকা 10 টাকা তোলে, তাকে বলে তোলাবাজ। আর যারা কোটি কোটি টাকা তোলে তাদের কি বলে? মা বোনেরা, 2 दिन से दीदी गुस्से से भरी थी।
आज उसी हुगली में गुस्सा निकाल दिया जिस हुगली में पीएम ने बंगाल में सिंडिकेट का राज बताया था, कट मनी कल्चर की बात की थी। कट 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 का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण ये माहौल बिगड़ता गया है। যারা 5 টাকা 10 টাকা গ্রামের গরিব মানুষ তোলে তাকে আপনারা বলেন তোলাবাজ, আর আপনারা যারা দেশকে দেশ বিক্রি করে দেন, কারখানাকে কারখানা বিক্রি করে দেন, কোটি কোটি টাকা কাটমানি খান, তারা কি ক্যাটমানি খান? তারা কি ক্যাটমানি খান না র্যাটমানি খান? ওটা র্যাটমানি। हुगली के डनलॉप मैदान में जहां पे 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने सभा किया, वहीं पे ममता बनर्जी ने इस जनसभा को संबोधित किया। फिल्म स्टार से लेके क्रिकेटर्स ने आज उनका हाथ धोरा और उन्होंने यहां से नरेंद्र मोदी को अटैक करके कहा कि उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। हुगली में एक के बाद एक दीदी के तीर चल रहे थे। पूरी स्पीच में पीएम की उन बातों पर पलटवार था जिसमें पीएम ने बंगाल में कुशासन और भ्रष्टाचार से विकास रुकने की बात की थी। मां, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बोले ममता जी ने कुछ नहीं किया, हमने सब कर दिया। জিজ্ঞেস করুন কি করেছো? কন্যাশ্রী কে করেছে? আপনারা উত্তর দেবেন। কন্যাশ্রী কে করেছে? আর মোদি বাবু কি দিয়েছেন? ডুগডুগি ডুগডুগি। আমি প্রধানমন্ত্রী। दीदी का गुस्सा अभी और बाकी था। पिछले 3 दिन से उनके भतीजे के परिवार पर शिकंजा है। कोयला तस्करी केस में उनकी बहू से सीबीआई ने पूछताछ की है। একটা বাচ্চা মেয়ে 22-23 বছর বয়স, একটা বউ, ঘরের কন্যা, ঘরের বউ, তাকে কয়লা চোর বলছেন আর কয়লা চোরদের নিয়ে নিজে করে তুলে বেড়াচ্ছেন। লজ্জা করে না? আজ আমাদের ঘরের মা বোনেরা কয়লা চোর। জিজ্ঞেস করুন না, দুর্গাপুরে হোটেলটা পুরো ভাড়া নিয়েছে, হোটেলটা কার? কোন কোল মাফিয়ার? বিজেপি নামটা বলবো? আমার মুখে এত ছোট নাম বলার স্বভাব হয় না। সবচেয়ে কুৎসিত, সবচেয়ে দুর্নীতি পরায়ণ একটা পলিটিক্যাল পার্টি। ভয়ে কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। মনে রাখবেন, শুধু আমাকে ভয় পায়, আমাকে চমকায়, তাই চেষ্টা করছে আমাকে ধমকানোর। কিচ্ছু হবে না, লড়ে দেখো, লড়াই থেকে যেতে এসো, খেলা হবে, খেলে দেখো কজনকে গ্রেফতার করবে, জেল ফুটো হয়ে বেরিয়ে আসবে। कोयला केस में दीदी पिछले 3 दिन से ज्यादा नहीं बोल रही थी, लेकिन हुगली में करीब 40 मिनट के भाषण में ममता बनर्जी ने 3 दिन की कसर निकाल दी। जो नहीं बोलना चाहती थी वो भी बोल दिया। আপনি খারাপ কথাটা খারাপ ভাষায় বলতে পারেন, আমি খারাপ কথাটা খারাপ ভাষায় বলতে পারি না। আমাকে একটা কথার মধ্যে একটা লাগাম রাখতে হয়। তাই বলে যায় নরেন্দ্র মোদীজি আর আপনার দানব বন্ধুজি এবং সাথে যারা আছে খুচরো খাচরা, বড্ড বেশি কথা বলছেন, আর একটু বলে যান। 2 মাস একটু সহ্য করতে হবে, তারপরে দেখবো কার কত জোর। सबकी नजरें इसी पर टिकी थी कि हुगली के मैदान से ममता बनर्जी क्या बोलेंगी, पीएम के प्रहार पर क्या पलटवार करेंगी, क्योंकि पीएम ने तो हुगली में चुनावी एजेंडा सेट कर दिया, असल परिवर्तन का नारा दिया था। परिवर्तन चाहिए। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन। गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, बांग्ला शासन करबे। गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, मोदी बांग्ला शासन करबे ना, गुंडारा करबे ना। ये उस चुनावी भिड़ंत की चिंगारियां हैं जिसमें कोई किसी से कम नहीं। ममता बनर्जी लोहे से लोहा काट रही, बीजेपी की आक्रामक रणनीति का जवाब उसी अंदाज में दे रही। सूर्याग्नि रॉय, हुगली, आज तक।
एक तरफ बंगाल की ये राजनीति, दूसरी तरफ वो राजनीति है जिसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात हो रही है। राहुल गांधी ने केरल में कुछ ऐसा ही बोला है, जिसका ये मतलब निकाला गया कि उत्तर भारत के लोगों में मुद्दों की समझ कम है और वो मुद्दों को उस तरह से सीरियसली नहीं लेते हैं जिस तरह से दक्षिण की राजनीति में मुद्दों को लिया जाता है। लेकिन बीजेपी ने उसे उत्तर और दक्षिण को बांटने वाली राजनीति बताया है। खुद कांग्रेस से भी जवाब देते नहीं बन रहा, क्योंकि गांधी परिवार की सियासी जड़ें खुद हमेशा उत्तर भारत में रही हैं और जब गांधी परिवार के सियासी वारिस राहुल गांधी ऐसी बातें करें तो सवाल उठ जाते हैं कि क्या कांग्रेस अब उत्तर भारत में अपना भविष्य देख ही नहीं रही। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing, because suddenly I found that people are interested in issues, and not just superficially, but going into detail in issues. राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं, ये बीजेपी ने तुरंत समझ लिया और अपनी सियासी तोपें निकाल ली। मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक बीजेपी की फौज उतर गई। मुझे लगता है इस प्रकार की घृणा और नफरत को अपने आप में हार के 1.5 साल बाद भी पालना इस बात का संकेत है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं, जो किस प्रकार की रंजिश रखते हैं, जो किस प्रकार का द्वेष रखते हैं। वो संसदीय क्षेत्र जिसने 50 साल उनके परिवार को आशीर्वाद दिया, उस संसदीय क्षेत्र का अपमान करके वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा तुच्छ राजनीति हाल फिलहाल में किसी ने देखी नहीं होगी। ऐसी सियासी बमबारी से कांग्रेस भी हड़बड़ा गई। उसे भी समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी को डिफेंड कैसे किया जाए, इसलिए कह दिया कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। श्री राहुल गांधी ने सबसे सार्थक आह्वान इस देश के लिए किया कि देश में मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, राजनीति का मुद्दा नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। सूप बोले तो सूप बोले, छलनी बोले जिसके 72 छेद, एक कहावत। विभाजनकारी नीति जिसका आत्मा और प्राण है, जिसके जरिए भाजपा राजनीतिक लाभ लेती रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत तो है। राहुल गांधी ने बोला ही कुछ ऐसा है। जिस नेता की राजनीति उत्तर भारत से शुरू हुई, जिस नेता के सियासी परिवार की जड़ें उत्तर भारत में है, जो 15 साल अमेठी का सांसद रहा, उसे केरल के वायनाड का सांसद बन जाने पर ऐसी बात क्यों करनी चाहिए, जिससे ये मतलब निकले कि उत्तर भारत में राजनीतिक समझ दक्षिण भारत के मुकाबले कम है। कांग्रेस कितना भी राहुल गांधी का बचाव करे, लेकिन उसके बड़े नेता भी समझ नहीं पा रहे कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला, और जो बोला वो वाकई सही नहीं है। कोई किसी क्षेत्र के अपमान की बात इसमें नहीं दिखती, तो दलगत राजनीति से इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। हाँ, राहुल गांधी जी वही केवल स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये टिप्पणी करी है। हर मतदाता जहां भी वो होगा, वो समझदार मतदाता है, उसको मालूम है कि किसको वोट देना है, क्यों वोट देना है, किस राजनीतिक दल को वोट देना है, किस प्रत्याशी को वोट देना है। मतदाता को सब समझ है, चाहे वो साउथ का हो, चाहे वो नॉर्थ का हो। लेकिन राहुल गांधी के साथ ये एक बार नहीं हुआ है। वो बार बार इसी तरह की बातों में सियासी तौर पर फंस जाते हैं। इसी तरह का एक मामला अलग फिशरीज मिनिस्ट्री की मांग का है। राहुल गांधी केरल के कोल्लम में मछुआरों से बातचीत कर रहे थे। उनकी नाव में बैठकर समंदर तट भी गए। करीब 1 घंटे वहां रहे। इस बीच फिर से वो अलग फिशरीज मिनिस्ट्री होने की बात करने लगे। No one speaks for you in Delhi. So the first thing I would like to do is have a ministry dedicated to the fishermen of our country. जबकि पिछले हफ्ते ही उनकी इस बात पर कांग्रेस की खूब खिंचाई हुई थी। ये सबको पता है कि केंद्र में फिशरीज मिनिस्ट्री है और गिरिराज सिंह उसके मंत्री हैं, लेकिन बार बार राहुल गांधी ये मंत्रालय बनाने की मांग कर रहे हैं। हरम का हफीम जरूर वो खा लिए, जो एक डिपार्टमेंट हो, फिशरी डिपार्टमेंट, जिसमें वो क्वेश्चन करते हों
खुद अपने हस्ताक्षर से उस विभाग के विषय में भी पूछते हैं कि एक अलग मछुआ का विभाग होगा। मछुआ का विभाग है अलग से। अब इसे राहुल गांधी की सियासी गलतियां ही कहेंगे, जो वो इतनी खिंचाई के बाद भी सुधार नहीं रहे। जबकि हाल ये कि कांग्रेस अपने सुधार की राह में राहुल गांधी से उम्मीद लगाए है। आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी अपने करियर में उत्तर से दक्षिण की राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी राजनीति का ये जीपीएस उत्तर और दक्षिण के वोटरों की तुलना करने का बैरोमीटर बन सकता है? राजनीति में उत्तर दक्षिण की लड़ाई नई नहीं है। कभी हिंदी के नाम पर तो कभी दक्षिण को उसके राष्ट्रीय योगदान के बराबर मौका न मिलने के नाम पर दक्षिण के नेता मुद्दा उठाते रहे। लेकिन केरल में राहुल गांधी के बयान के बाद हाल फिलहाल में ये पहला बड़ा मौका है जब उत्तर की भावनाएं आहत होती दिख रही हैं। राहुल लगभग 1.25 साल से वायनाड के सांसद हैं। उन्होंने जरूर अपने 15 साल के अमेठी के अनुभव और वायनाड के अनुभवों में अंतर महसूस किया होगा, लेकिन क्या इसे उसी तरह समझा जा सकता है जैसा कि राहुल के बयानों से नजर आया है? उत्तर भारत की राजनीति में जाति, धर्म, परिवारवाद की राजनीति एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन क्या दक्षिण की राजनीति को पूरी तरह क्लीन चिट दी जा सकती है? कम से कम राहुल जिस केरल राज्य के सांसद हैं, वहां की राजनीतिक हिंसा एक बड़ी समस्या है। उत्तर और दक्षिण दोनों ही एक दूसरे से राजनीति के सूत्र लेते रहते हैं। जैसे मुफ्त का सामान देने का ट्रेंड दक्षिण से उत्तर में आया। यहां ये याद रखना होगा कि राहुल केरल के वायनाड सिर्फ इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्होंने अमेठी को छोड़कर उसका चुनाव किया। 2019 में अमेठी में राहुल गांधी की हार हुई थी। राहुल से पहले सोनिया गांधी ने 1999 में अमेठी और कर्नाटक की बेल्लारी दोनों सीटें जीती थी, लेकिन दोनों में जीत के बाद उन्होंने अमेठी को चुना था। 1977 के चुनाव में रायबरेली में हार के बाद 1978 में इंदिरा गांधी ने उपचुनाव में कर्नाटक की चिकमंगलूर सीट जीती, लेकिन 1980 में इंदिरा ने रायबरेली और अब तेलंगाना में पड़ने वाले मेंढक में जीत हासिल की। लेकिन उन्होंने दोनों में जीत के बाद मेंढक को अपना संसदीय क्षेत्र चुना। कोई नेता किस संसदीय क्षेत्र का चुनाव करता है वो उसकी और उसकी पार्टी की रणनीति पर तय होता है, लेकिन क्या क्षेत्र के बंटवारे के आधार पर वोटर की प्रोफाइल तय हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर राजनीतिक सवाल आगे भी पूछे जाते रहेंगे। नए नवेले नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट मैच की शुरुआत हुई, लेकिन इस स्टेडियम के साथ कई ऐतिहासिक बातें और रिकॉर्ड जुड़े हैं। 1987 में सुनील गावस्कर ने 10,000 टेस्ट रन का रिकॉर्ड इसी मैदान पर बनाया था। 1994 में कपिल देव ने रिचर्ड हेडली का 431 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड यही तोड़ा था। 1999 में सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर की पहली टेस्ट डबल सेंचुरी यहीं लगाई थी। सचिन तेंदुलकर ने 2011 में वनडे क्रिकेट में 18,000 रन यही पूरे किए थे। आज मोटेरा स्टेडियम का सिर्फ नाम बदला है, इसका स्वर्णिम इतिहास और रिकॉर्ड नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का नाम सुनते ही कांग्रेस सियासत की पिच पर उतर आई है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन का मौका हो, वो भी पीएम मोदी के गृह राज्य में, फिर भी पीएम मोदी की मौजूदगी ना हो, ये बात किसी को हजम नहीं हुई। लेकिन जरूरी नहीं कि पीएम मोदी हर जगह मौजूद रहें, उनका नाम ही काफी है। विश्व के सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन की पट्टिका का डिजिटल अनावरण करें। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी। किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई और मोटेरा के सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। कांग्रेस को ऐसा लगा मानो गांधी नेहरू परिवार की खानदानी परंपरा को किसी ने जबरदस्त चुनौती दे दी हो। सबसे बड़ा स्टेडियम बना है, उससे हम लोग खुश है, हम राजी है, लेकिन सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम करने की जरूरत क्या थी? जिस तरह से सरदार साहब के नाम पर राजनीति की जाती है और एक तरफ सरदार साहब के नाम को मिटाने का प्रयास होता है, मुझे आपत्ति इस बात की है कि क्या सरदार साहब ने आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी उसी वजह से कि आरएसएस के चेले सरदार साहब का नाम मिटाने में लगे हैं? कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने सरदार पटेल का नाम मिटाने का काम किया है, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि सरदार पटेल के नाम को प्रमोशन दिया गया है। उनके नाम पर अब पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा। मित्रों, आज भारत के खेल जगत के इतिहास का स्वर्णिम दिन है। आज के दिन भारत के राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से भारत के लौह पुरुष, भारत रत्न और गुजरात के सुपुत्र
सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के साथ जोड़कर एक बड़े स्पोर्ट एन्क्लेव का भूमि पूजन करने की शुरुआत आज राष्ट्रपति महोदय के हाथ से हुई। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, जिसका ये विशाल स्टेडियम भी एक हिस्सा होगा, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विश्व स्तरीय सभी खेलों की व्यवस्था यहां पर होगी। यानी मोटेरा स्टेडियम से सरदार पटेल का नाम लेकर उनके नाम एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3000 से अधिक खिलाड़ियों के रहने और उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 233 एकड़ जमीन पर बनेगा, जो देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा। आज इसका भूमि पूजन किया गया। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विश्व स्तरीय सभी खेलों की व्यवस्था यहां पर होगी और देश और दुनिया के सभी खेलों के सभी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की भी व्यवस्था पर यहां पर होगी, उनके कोचिज को रहने की भी व्यवस्था होगी और एक साथ 3000 बच्चे यहां पर अलग अलग खेलों का ट्रेनिंग ले सके, इस प्रकार की व्यवस्था का आज निर्माण और उसकी शुरुआत, इसका भूमि पूजन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथ से हो रहा है। अपने नाम पर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण होने पर देश अभी पीएम मोदी की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है, लेकिन कांग्रेस ने राजनीति की पिच पर बैटिंग शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें ट्रेंड हो रही हैं, जिसमें लिखा है रिलायंस एंड और अडानी एंड। बस राहुल गांधी को आखिरकार ट्वीट करने का आइडिया मिल गया और कांग्रेस को लाइन लेंथ मिल गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के तो ये खिलाफ शुरू से रहे हैं और कारण स्पष्ट है, कारण ऐतिहासिक है। कारण वो इतिहास है जिस इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की जनभावना का आदर करते हुए आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। आज उस बात का बदला नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया है। जिस वजह से वो प्रधानमंत्री उन्हें आरएसएस बनाना चाहती थी, शायद आज वो मकसद हल हो गया है। तो अब ये समझना भी जरूरी है कि अगर मोटेरा स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम के बजाय नेहरू स्टेडियम होता, राजीव गांधी स्टेडियम होता या इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम होता, तो क्या तब भी कांग्रेस को इतनी आपत्ति होती? सोशल मीडिया पर तो खेल जगत में गांधी नेहरू परिवार के नामों की लंबी चौड़ी लिस्टें जारी की जा रही हैं। क्या आज तक सोनिया जी और राहुल गांधी ने केवड़िया में जो दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है, उसकी तारीफ की है क्या? गए भी नहीं। गए भी हैं क्या? तो बात यह है कि सरदार पटेल के नाम पर पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, जिसका एक पार्ट होगा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। बीजेपी भी यही दलील दे रही है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के समय में नई चुनौतियों का सफलता के साथ सामना करने के बाद देश का हेल्थ सेक्टर नई बुलंदियों पर पहुंचने के लिए तैयार है। वैक्सीन के दम पर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने के बाद अब स्वास्थ्य क्षेत्र में देश और दुनिया को सस्ता और आसान इलाज मुहैया कराने के लिए कमर कस चुका है। कोरोना काल के बाद देश में हेल्थ सेक्टर को मजबूत बनाने पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। इस बार के बजट में सरकार ने हेल्थ सेक्टर के लिए रिकॉर्ड रकम का आवंटन किया है। साथ ही अब स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए प्राइवेट सेक्टर को साथ लेकर PPP मॉडल पर काम किया जाएगा। इस वर्ष के बजट में हेल्थ सेक्टर को जितना बजट आवंटित किया गया है वो अभूतपूर्व है। ये हर देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पीएम ने दावा किया है कि अब सरकार केवल इलाज पर नहीं, सेहत पर भी फोकस कर रही है। इसके लिए उन्होंने भारत को स्वस्थ रखने के लिए 4 मोर्चों पर एक साथ काम करने की योजना का भी जिक्र किया है। इन 4 मोर्चों में शामिल है बीमारियों को रोकने और तंदुरुस्ती को दुरुस्त रखना, आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की मदद से गरीबों को सस्ता और प्रभावी इलाज मुहैया कराना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की संख्या और गुणवत्ता में इजाफा करना, समस्याओं से पार पाने के लिए मिशन मोड पर काम करना, जैसे आदिवासी और दूर दराज के इलाकों में मिशन इंद्रधनुष का विस्तार करना। रिसर्च और इम्यूनिटी बढ़ाने में सरकार ने आयुष नेटवर्क पर भरोसा जताया है। इसके लिए उन्होंने भारत की दवाओं और वैक्सीन की मिसाल दी है। जानकारों का मानना है कि हेल्थ सेक्टर लोगों की सेहत को दुरुस्त रखने के साथ ही देश की आर्थिक सेहत को भी मजबूत बना सकता है।
इस देश की सेहत ही नहीं, इस देश के आर्थिक सेहत पे बहुत बेहतरीन असर पड़ेगा। ऑलरेडी इस देश की जो वैक्सीन हैं बहुत सारे देशों में जा चुका है। हमारे देश की परचम काफी ऊपर है, परचम लहरा चुके हैं और इस अधिवेशन से ये बहुत जरूरी हो गया है कि हमें इस मेडिकल प्रावधानों पे फोकस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पीएम ने कोरोना काल में मसालों और काढ़े के योगदान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरागत दवाओं ने दुनिया भर में अपनी अलग जगह बनाई है। जिस तरह से ये व्यापार कोरोना काल में बढ़ा है, उसे देखकर तो माना जा सकता है कि इस मोर्चे पर भी भारत के लिए विकास की बड़ी गुंजाइश है। ऑर्गेनिक वेलनेस एज अ बिजनेस ऑलरेडी इस मुहिम में पिछले कई वर्षों से शामिल है। इसके तहत हमने अपने देश की जो 5000 साल पुरानी लेगेसी है उसको प्रमोट करने का निर्णय लिया है और उसी के तहत रिमोट विलेज बावई में एक बहुत ही भव्य मॉडर्न प्लांट लगाया है, जिसके अंदर एक यूनिक विन विन बिजनेस मॉडल फॉलो किया जाता है जो कि होलिस्टिक वेलनेस के तहत है। हालांकि देश को अभी वेलनेस सेंटर, हॉस्पिटल, क्रिटिकल केयर यूनिट्स, हेल्थ सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक लैब और टेलीमेडिसिन की जरूरत है, जिसके लिए बड़े निवेश की दरकार है। प्राइवेट सेक्टर PMJAY में हिस्सेदारी के साथ साथ पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज का नेटवर्क बनाने में PPP मॉडल्स को भी सपोर्ट कर सकता है। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज और वेलनेस सेंटर के नेटवर्क बनाने की बात जो सरकार ने कही है, इसमें निवेश और समय दोनों की ही जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और उसका ग्राउंड लेवल पर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। इसलिए अगर प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल किया जाए तो सरकार के इस बड़े लक्ष्य को जल्दी ही पूरा किया जा सकेगा। इस तरह से हम देश में हेल्थ केयर को रिएक्टिव से प्रिवेंटिव की तरफ ले जा सकेंगे और हेल्थ केयर को एक नई दिशा मिलेगी, ताकि आगे आने वाले समय में कभी इस तरह की महामारी का सामना करना पड़े तो इसके लिए हम पहले से ही तैयार हों। इसके साथ ही नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन नागरिकों के डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स और दूसरी कटिंग एज टेक्नोलॉजी को लेकर भी हिस्सेदारी हो सकती है। आज तक ब्यूरो। कोरोना के समय में अफोर्डेबल हाउसिंग ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अपने घर की चाहत और कई तरह की रियायतों ने सस्ते घरों में ग्राहकों की दिलचस्पी बढ़ा दी है। एनारॉक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली NCR में सस्ते घरों की बिक्री सबसे अधिक हुई है। अफोर्डेबल हाउसिंग लंबे समय से प्रॉपर्टी मार्केट का दमदार सहारा बना हुआ है। कोरोना काल में रियल एस्टेट को मिले जोरदार झटके के बाद इसे उबारने में फिर से अफोर्डेबल हाउसिंग बड़ा रोल निभा रहा है। देश भर में 45 लाख से कम कीमत के इन सस्ते घरों की बिक्री के मामले में दिल्ली NCR सबसे आगे है। जानकारों का मानना है कि कम बजट के लोग भी अब किराए के घरों को छोड़कर अपने घरों में शिफ्ट होना चाहते हैं। ऐसे में अफोर्डेबल हाउसिंग में मिलने वाली रियायतें इनकी बिक्री को बढ़ाने में भरपूर मदद कर रही है। ज्यादातर होम बायर्स का दिल्ली NCR के अंदर 25 से 30 लाख का घर मिल पाना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। उस पे सरकार द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट करना, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को लगातार निरंतर फर्स्ट होम बायर्स के लिए उसको बेनिफिट देना, इनकम टैक्स में रिबेट देना, ये कुछ सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम थे, जिसके कारण अफोर्डेबल हाउसिंग में 25 से 28 लाख के बीच में लोगों को घर मिल पा रहा है। दिल्ली NCR में अफोर्डेबल प्रॉपर्टी की बढ़ती डिमांड अफोर्डेबल प्लेयर्स के लिए एक ग्रीन सिग्नल है। मेन तौर से देखा जाए तो यह सेगमेंट एंड यूजर ड्रिवन है, क्योंकि गुड़गांव में बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए यह सेगमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि नोटबंदी के बाद से ही रियल एस्टेट की रफ्तार बढ़ाने का काम करने वाले अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की बिक्री कोरोना काल में तो प्री कोविड स्तर से भी ज्यादा बढ़ गई है। एनारॉक की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में घरों की कुल डिमांड में अफोर्डेबल घरों की हिस्सेदारी 9% बढ़कर 40% हो गई है, जबकि कोरोना काल से पहले 2019 में अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की डिमांड 31% थी। वहीं अगर इलाकों के मामले में अफोर्डेबल हाउसिंग की बिक्री की हिस्सेदारी को देखा जाए, NCR में अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड कुल मांग की 38% के बराबर रही। दिल्ली NCR में गुरुग्राम इस मामले में 32% के साथ सबसे आगे रहा। ग्रेटर नोएडा 24% के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं कोलकाता में इस तरह के घरों की डिमांड 21% रही। लेकिन जिस तरह से ये डिमांड 2020 में बढ़ रही है, वो भी लॉकडाउन के बावजूद, उसे देखते हुए 2021 में अनुमान ये है कि हिस्सेदारी और भी ज्यादा हो सकती है।
और क्या चाहिए आदमी को, मतलब प्लस इन्वेंट्रीज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इन्वेंट्रीज नहीं है मार्केट के अंदर। पिछले ऑलमोस्ट 2-3 साल के अंदर मतलब मिनिमलिस्टिक लॉन्चेस हुए हैं मार्केट के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर, और सप्लाई वहीं की वहीं क्रिएट बैलेंस्ड है और डिमांड बढ़ती जा रही है। एंड आफ्टर कोविड पीपल हैव रियलाइज द वैल्यू ऑफ होम। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि लोगों ने समझ लिया कि घर एक सब कुछ है। घर तो आज कहीं भी हो, घर है तो घर सब कुछ है। हालांकि अगर इकोनॉमी में सुधार की रफ्तार बरकरार रही और कोरोना ने दोबारा सर नहीं उठाया तो फिर अफोर्डेबल के साथ साथ बाकी तरह की हाउसिंग की बिक्री भी बढ़ सकती है। आदित्य के राणा के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।